अच्छा स्टूडेंट, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था कुछ यूं कि आप इस प्रोग्राम को देखें। इस प्रोग्राम के अंदर एक मैक्स फंक्शन है जिसको हमें दो आर्गुमेंट देने होंगे, ए और बी। दोनों ही टाइप के होंगे। अब ये कंसिडर कंपेयर करेगा ए को बी से। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये ए को रिटर्न कर देगा, और अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब फिर बी बड़ा होगा तो ये बी को रिटर्न कर देगा। यानी दूसरे बात में ये ए और बी में से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा ये उस नंबर को रिटर्न कर देगा। इन दो इंटीजर में से जो बड़ा इंटीजर होगा उसको रिटर्न कर देगा। और इस काम को करने के लिए हमने एक ही स्टेटमेंट से ये काम चला लिया है, जिसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। सी आउट में आप देखें मैक्स का फंक्शन कॉल किया है। 4 और 8 दो आर्गुमेंट दिए हैं। 8 बड़ा होगा इसलिए ये 8 रिटर्न कर देगा और सी आउट 8 ही होगा। इस प्रोग्राम को आप चलता हुआ देख लें, इसने 8 रिटर्न कर दिया है। ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से चलाता हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो 14 को और 10 को देता हूँ तो अब की बार जो है, जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 14 है। ठीक है, तो ये 14 रिटर्न कर देगा और 14 प्रिंट होगा सेकंड टाइम में। इसको भी जरा चलते हुए देख लें आप। फर्स्ट टाइम में तो उसने 8 रिटर्न किया था तो 8 प्रिंट हुआ था। सेकंड टाइम में इसने 14 रिटर्न किया है तो सी आउट 14 हुआ है। ठीक है। इस प्रोग्राम को जरा डिबग के थ्रू भी मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। या मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, डिबग मैंने स्टार्ट किया है। अब मैक्स का फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये यहाँ से ऊपर जंप मारेगा और 4 ए में कॉपी हो चुका है, ए में 4 है। 8 बी में कॉपी हो जाएगा तो बी में 8 है। 4 8 से बड़ा नहीं है तो इसलिए बी जो कि 8 है वो रिटर्न होगा। देखें वो रिटर्न हुआ और आप देख सकते हैं कि 8 प्रिंट होगी। ठीक है। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जो अ, आज कॉन्सेप्ट हमने क्लास में पढ़ा था वो ये था कि आप देख रहे हैं कि मेन फंक्शन पे हम काम छोड़ के सीधा ऊपर जा रहे हैं, मैक्स फंक्शन में वहाँ काम कर रहे हैं और फिर दोबारा मेन में हम आ रहे हैं, फिर आगे का काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा टाइम ज़ाया होता है, काफ़ी ओवरहेड होता है। तो इसका फिर मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन छोटा फंक्शन हो, यानी एक लाइन का फंक्शन जिस तरह ये फंक्शन है, तो इन छोटे फंक्शनों में हम इन लाइन फंक्शन की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने इस फंक्शन के अंदर इन लाइन का कीवर्ड इस्तेमाल किया है। ये कीवर्ड देखें, जिस तरह इंट बोल्ड हो गया है तो इन लाइन भी बोल्ड हो गया, तो इन लाइन भी एक कीवर्ड है। तो फंक्शन की जो फंक्शन का जो हेडर है उस हेडर से पहले मैंने इन लाइन लिख दिया है। तो ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये फंक्शन इन लाइन फंक्शन बन जाएगा। अब इन लाइन फंक्शन बनने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट में, जैसी पहली आउटपुट थी वैसे ही आउटपुट आएगी। देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो सेम आउटपुट पहले आई थी इन लाइन से पहले वही आउटपुट बाद में भी आ गई है। ठीक है, कोई आउटपुट में फर्क नहीं पड़ा, प्रोग्राम के काम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन इस लाइन इन लाइन के लिखने से प्रोग्राम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। इस सेंस में वो ये है जो हमने क्लास में आज पढ़ा था कि इस जगह पे जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होगा और मशीन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर रहा होगा, तो जिस जगह फंक्शन को कॉल किया गया है उसी जगह ये इस फंक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देगा। उसी तरीके से सेकंड टाइम जब हमने कॉल किया फंक्शन को, तो जब वो कंपाइलर जब इसको इंग्लिश लैंग्वेज सॉरी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा होगा, तो जिस जगह फंक्शन कॉल किया है सेकंड टाइम भी उस जगह इस फंक्शन की डेफिनेशन को प्लेस कर देगा। उसका फायदा ये होगा कि फंक्शन कॉल होते वक्त ये ऊपर जंप नहीं मारेगा, बल्कि वही फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई होगी जो कि कंपाइल्ड कोड होगा। तो इसलिए जंप ना मारने की वजह से प्रोग्राम का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, प्रोग्राम की परफॉर्मेंस ठीक रहेगी और प्रोग्राम फास्ट काम करेगा। तो ये है इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो कि हमने आज पढ़ा था। और स्टूडेंट कल हमने एक चीज़ और पढ़ी थी जो मैंने आपको कल बताई नहीं थी, वो थे स्टैटिक वेरिएबल। अब तक हमने जो भी वेरिएबल पढ़े थे वो स्टैटिक वेरिएबल नहीं थे, जिन्हें हम ऑटोमेटिक वेरिएबल कहते हैं। ये मैंने आपको कल बताया भी था। तो ये ए जो है ये एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है, लेकिन बी और इंट से पहले मैंने स्टैटिक लिख दिया है, तो ये बी ऑटोमेटिक वेरिएबल नहीं है बल्कि बी एक स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक है, ये बात आप लोगों के जहन में रहे। अब यहाँ इस प्रोग्राम में देखें आप, ये प्रोग्राम मैंने नया बनाया है। CH1 जिसकी वैल्यू ए है, CH2 जिसकी वैल्यू भी ए है, दोनों को दोनों कैरेक्टर टाइप के हैं। CH1 ऑटोमेटिक वेरिएबल है जो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, जबकि CH2 एक स्टैटिक वेरिएबल है।
दोनों में ए हमने दिया है, मैं CH1 को भी प्रिंट करवा रहा हूँ और CH2 को भी प्रिंट करवा रहा हूँ। लेकिन ये काम करने के बाद मैं CH1 में भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, CH2 में भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम किसी कैरेक्टर वेरिएबल में इंक्रीमेंट करते हैं तो होता क्या है, जो उसका एसकाई कोड होता है ना, उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो अगर CH1 की वैल्यू कैपिटल ए है, यानी जिसका एसकाई कोड 65 होता है, तो CH1 में जब इंक्रीमेंट होगा तो ये 66 हो जाएगा, जो कि बी का एसकाई कोड है। इसी तरह CH2 में जब इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू भी 66 हो जाएगी, यानी जो कि बी का एसकाई कोड है। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पे फंक्शन खत्म हो गया है। तो यहाँ आपने देखा कि फू फंक्शन में हमने CH1 CH2 दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक ऑटोमेटिक वेरिएबल है जो नॉर्मल वेरिएबल था, जबकि एक स्टैटिक वेरिएबल है। इन दोनों की वैल्यूज हमने प्रिंट करवाई हैं, और प्रिंट करवाने के बाद हमने दोनों में एक एक का इंक्रीमेंट किया है, जिसका मैंने आपको मतलब बताया कि इनकी वैल्यू बी बी हो जाएगी दोनों की। अब यहाँ देखें, फू को मैंने 3 बार कॉल किया है, यानी कि फू फंक्शन को मैंने 3 बार कॉल किया है। तो 3 बार ये फंक्शन कॉल होगा, 3 बार ये सी आउट जो है वो CH1 की वैल्यू और CH2 की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जरा देखें इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आती है। इस प्रोग्राम को हमने चलाया, अब आप देखें पहले प्रिंट हो रहा है CH1। तो CH1 की वैल्यू तीनों बार जब हमने फू को कॉल किया है, तो तीनों बार CH1 की वैल्यू ए ही प्रिंट हुई है। जबकि जो सेकंड टाइम हमने \t यानी टैब के बाद, ये इतने स्पेस के बाद हमने CH2 को प्रिंट किया है, तो CH2 की वैल्यू पहले ए प्रिंट हुई है, फिर बी प्रिंट हुई है, फिर सी प्रिंट हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम ऑटोमेटिक वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे हैं तो वो हमेशा ए ही प्रिंट कर रहा है, जबकि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो ए बी और सी प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखें जब ये सी आउट चल जाएगी तो CH1 और CH2 दोनों में इंक्रीमेंट होगा। CH1 में ए था तो CH1 बी बी हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, CH2 में था ये भी बी हो जाएगा, दोनों बी हो जाएंगे। सेकंड टाइम जब फू कॉल होगा तो CH1 में इंक्रीमेंट हो रहा है और CH2 में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि CH1 ए ही प्रिंट हो रहा है, जबकि CH2 बी प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि CH1 ने हमेशा इसी वैल्यू को इस्तेमाल किया है प्रोग्राम में। जब भी हमने फू के फंक्शन को कॉल किया है, CH1 ने हमेशा इस वैल्यू को इस्तेमाल किया है, जबकि CH2 ने जो पुरानी वैल्यू थी उसी को इस्तेमाल किया है। यानी इस फंक्शन को जब फर्स्ट टाइम कॉल किया गया था तो CH2 में इंक्रीमेंट होने के बाद CH2 की वैल्यू बी हो गई थी। तो सेकंड टाइम हमने जब कॉल किया तो CH2 की वैल्यू को उसने बी को इस्तेमाल किया है और बी प्रिंट किया है। तो थर्ड टाइम हमने फू को कॉल किया है, तो क्योंकि जब सेकंड टाइम कॉल किया था तो CH2 की वैल्यू बी थी, बी बी में जब एक का इंक्रीमेंट हो गया तो वो 66 से 67 हो गया, जो कि सी का इसका ही कोड है। जब थर्ड टाइम हमने कॉल किया तो उसने सी को प्रिंट किया है। ठीक है ना। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करने के बाद उनकी वैल्यू रीसेट नहीं हो जाती। यानी आप देख रहे हैं CH1 की वैल्यू हमेशा ए हो रही है, हमेशा रीसेट हो रही है। तो स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा नहीं हो रहा, वो जो अपनी पुरानी वैल्यू होगी उसको रिटेन रखेंगे और उसी वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, अपनी वैल्यू रीसेट नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है स्टैटिक वेरिएबल का। जबकि ऑटोमेटिक में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा ये शुरू से स्टार्ट करेंगे। ऑटोमेटिक वेरिएबल जो है वो हमने आज तक कभी ऑटो लिखा नहीं है। अगर आप चाहें तो ऑटो का कीवर्ड लिख सकते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल को शो करने के लिए, लेकिन हमने आज तक कभी ऑटोमेटिक वेरिएबल से पहले ऑटो लिखा नहीं है। देखिए ना, ये सारे ऑटोमेटिक वेरिएबल हमने जब भी इस्तेमाल किए हैं कभी ऑटो लिखा नहीं है, लेकिन ये लिखना ऑप्शनल होता है, चाहे तो लिख दें चाहे तो ना लिखें। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों ने जो हमने कल सीखा था, इसको भी आपने आज प्रैक्टिस करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।